नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और बिजनेस करने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की। बिल्कुल। इस पर गहराई से समझने के लिए हमारे पास सरकारी वेबसाइट्स, टैक्स एक्सपर्ट्स के एनालिसिस और न्यूज आर्टिकल्स हैं, और हमारे साथ हैं एक विशेषज्ञ जो हमें इसकी बारीकियां समझाएंगी। जी, कोशिश रहेगी कि हम जीएसटी को आसान शब्दों में समझ सकें। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। लागू हुए अब तो खैर काफी साल हो गए, पर इस पर बातचीत, बहस, बदलाव ये सब जारी है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये जीएसटी है क्या? इसने इतने सारे पुराने टैक्स खत्म कर दिए, तो ये खुद क्या चीज है? देखिए, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बेसिकली माल और सेवाओं दोनों की सप्लाई पर लगने वाला टैक्स है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब आखिरी बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। सप्लाई पर, और आपने कहा इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ। और इसकी सबसे खास बात है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब टैक्स उस राज्यों को मिलता है जहां चीज या सेवा का उपभोग हो रहा है, ना कि जहां वो बन रही है। पहले ऐसा नहीं था हमेशा। अच्छा। और दूसरी बड़ी बात है वैल्यू एडिशन पर टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। हाँ, ये आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए। बिल्कुल। यही शायद सबसे कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के लिए। बिल्कुल। सोचिए, मान लीजिए मैंने कोई कच्चा माल 100 रुपए का खरीदा और उस पे 18 जीएसटी दिया। ठीक है। अब मैंने उस कच्चे माल से कुछ बनाया और उसे 200 रुपए का बेचा। इस 200 रुपए पर मान लीजिए 36 रुपए जीएसटी बनता है। तो मुझे सरकार को पूरे 36 रुपए नहीं देने। मैंने जो पहले 18 रुपए टैक्स दिया था कच्चा माल खरीदते वक्त, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा। तो मुझे सिर्फ 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 रुपए ही जमा कराने होंगे। मतलब टैक्स सिर्फ उस वैल्यू पर लगा जो मैंने ऐड की। 100 रुपए की चीज को 200 का बनाया। यानी टैक्स पर टैक्स नहीं लगा। एग्जैक्टली। यही है कैस्केडिंग इफेक्ट का खत्म होना, जो पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक थी। और वो पुरानी व्यवस्था, उफ, क्या थी वो? कितने सारे टैक्स थे। हाँ, बहुत जटिल थी। केंद्र सरकार के अपने टैक्स थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। फिर राज्य सरकारों के अपने वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, लिस्ट लंबी है। हर राज्य के अपने नियम, अपने रेट्स। व्यापार करना कितना मुश्किल होता होगा राज्यों के बीच। बहुत ज्यादा। एक ट्रक माल लेकर एक राज्य से दूसरे में जा रहा है तो बॉर्डर पर चुंगी दो, एंट्री टैक्स दो। लॉजिस्टिक्स का बुरा हाल था, और हर टैक्स का अपना रिटर्न, अपना कंप्लायंस। तो जीएसटी लाने का मुख्य मकसद यही था, इन सबको हटाकर एक करना। एक राष्ट्र एक कर का जो नारा था। बिल्कुल। पहला लक्ष्य था करों का एकीकरण। दूसरा, टैक्स पर टैक्स लगने वाली समस्या को खत्म करना। तीसरा, एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाना जिससे व्यापार आसान हो। चौथा, अनुपालन सरल करना और पारदर्शिता लाना। और ये लागू कब हुआ? दोनों का हिस्सा होता है। हाँ। ये डुअल मॉडल क्या है? हाँ, भारत ने ड्यूअल जीएसटी मॉडल अपनाया है। अगर कोई लेन देन एक ही राज्य के अंदर होता है, जिसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं, जैसे मुंबई में ही खरीदा, मुंबई में ही बेचा। हाँ, तो उस पर 2 टैक्स लगेंगे। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार को जाता है, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो उस राज्य सरकार को जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटीजीएसटी लगता है। अच्छा, दोनों बराबर लगते हैं। जी हाँ। अगर 18% रेट है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल गया तो? जैसे दिल्ली से हरियाणा, उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। हाँ, उस पर लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये टैक्स केंद्र सरकार लगाती है और वसूलती है। तो ये पूरा पैसा केंद्र के पास? नहीं, केंद्र इसे वसूलता जरूर है, लेकिन फिर इसमें से राज्य का हिस्सा, मतलब जो डेस्टिनेशन स्टेट है, उसे दे दिया जाता है। अच्छा, तो आखिरकार पैसा पहुंचता वहीं है जहां माल बिका। बिल्कुल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। और इस पूरे सिस्टम को चलाने, नियम बनाने, रेट तय करने के लिए एक बॉडी है, जीएसटी काउंसिल। हाँ, जीएसटी काउंसिल के बारे में काफी सुनते हैं। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, और सदस्य होते हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां विधानसभा है, के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि। तो मतलब केंद्र और सारे राज्य मिलकर फैसले लेते हैं? हाँ, फैसले वोटिंग से होते हैं। केंद्र का वेटेज 1/3 होता है और सभी राज्यों का मिलाकर 2/3। कोई भी फैसला पास करने के लिए
3/4 बहुमत चाहिए होता है। ये तो काफी मजबूत सिस्टम लगता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। जी, सिद्धांत तो यही है। अब आते हैं रेट्स पर। कहा गया एक राष्ट्र एक कर, पर रेट्स तो कई हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये क्यों? हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा रहा है। देखिए, आदर्श रूप में शायद 1 या 2 रेट होते, पर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी आर्थिक विषमता है, शायद ये मुमकिन नहीं था। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि अगर एक ही रेट रखते, मान लीजिए 15%, तो रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे आटा, दाल, दूध, जो शायद पहले टैक्स फ्री थीं या कम टैक्स वाली थीं, वो महंगी हो जाती। हाँ, ये तो आम आदमी पर बोझ पड़ता। और दूसरी तरफ लग्जरी आइटम सस्ते हो जाते। तो संतुलन बनाने के लिए अलग-अलग स्लैब रखे गए। जरूरी चीजें 0% या 5% में, ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं 12% या 18% में, और लग्जरी या सिन गुड्स जैसे तंबाकू, एरिटेटेड ड्रिंक्स 28% में। 18% वाला स्लैब सबसे कॉमन है शायद। जी हाँ, ज्यादातर आइटम्स उसी में आते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट्स भी हैं, जैसे सोने पर 3% और कीमती पत्थरों पर 0.25%। और 28% वाले कुछ आइटम्स पर कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता है। कॉम्पेंसेशन सेस, ये क्या है? ये इसलिए लगाया गया था कि जीएसटी आने से राज्यों को जो रेवेन्यू का नुकसान होने का अंदेशा था, उसकी भरपाई की जा सके पहले 5 साल के लिए। ओह, समझ गया। और कुछ चीजें तो जीएसटी के दायरे से बाहर भी हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और शराब मानव उपभोग के लिए ये अभी भी पुराने सिस्टम के तहत ही टैक्सेबल हैं। इन पर जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। और छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ खास है? कंपोजिशन स्कीम जैसी कोई बात? जी हाँ, छोटे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर एक सीमा तक है, ज्यादातर राज्यों में वस्तुओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए और सेवाओं के लिए 50 लाख रुपए, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प है। इसमें क्या फायदा है? इसमें उन्हें हर महीने डिटेल रिटर्न नहीं भरना पड़ता। वो अपने टर्नओवर का एक छोटा सा प्रतिशत, जैसे 1%, टैक्स के रूप में जमा कर सकते हैं। अनुपालन काफी सरल हो जाता है। लेकिन इसमें कोई कमी भी होगी? हाँ, सबसे बड़ी कमी ये है कि कंपोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते और वो अपने ग्राहकों से टैक्स वसूल भी नहीं सकते। अच्छा, तो ये ट्रेड ऑफ है, सरलता बनाम आईटीसी। बिल्कुल। अब बात करते हैं कंप्लायंस की। व्यापार जगत को क्या क्या करना पड़ता है जीएसटी के तहत? रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है? रजिस्ट्रेशन के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। ज्यादातर राज्यों में अगर आपका सालाना टर्नओवर वस्तुओं की सप्लाई के लिए 40 लाख से ज्यादा है या सेवाओं के लिए 20 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। कुछ विशेष राज्यों में ये सीमा कम है। और अगर टर्नओवर कम हो तो जरूरी नहीं, पर आप चाहें तो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, खासकर अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है या B2B सप्लाई करते हैं। कुछ मामलों में टर्नओवर चाहे कितना भी हो, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, जैसे अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न वगैरह? हाँ, नियमित रूप से रिटर्न भरने होते हैं। मुख्य रूप से GSTR-1, जिसमें आप अपनी सारी बाहरी सप्लाई यानी सेल्स की डिटेल्स देते हैं, और GSTR-3B, जिसमें आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके टैक्स जमा करते हैं। ये कब भरने होते हैं? ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए GSTR-1 मासिक है और GSTR-3B भी मासिक है, लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स 5 करोड़ तक टर्नओवर के लिए QRMP स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। वो रिटर्न तिमाही भर सकते हैं, पर टैक्स मासिक जमा कराना होता है। ये तो काफी कुछ लगता है। हाँ, इसके अलावा एक वार्षिक रिटर्न GSTR-9 भी होता है और ऑडिट की जरूरत भी पड़ सकती है कुछ मामलों में। ई-वे बिल का भी जिक्र आता है अक्सर, वो क्या है? ई-वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत का माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट शुरू करने से पहले आपको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट करना होता है। ये माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए है। इससे क्या टैक्स चोरी रुकती है? हाँ, इसका मकसद यही है कि बिना बिल के माल इधर-उधर ना हो। और ई-इनवॉइसिंग, ये किसके लिए है? ई-इनवॉइसिंग अभी बड़े व्यवसायों के लिए अनिवार्य है। शुरुआत में ये 500 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए था, फिर धीरे धीरे सीमा कम की गई। अभी हाल ही में ये सीमा घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। तो मतलब 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सभी बिजनेस? हाँ, उन्हें अपने B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए इनवॉइस एक सरकारी पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर रजिस्टर कराना होता है।
वहां से उन्हें एक यूनिक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर और QR कोड मिलता है। वही वैलिड इनवॉइस माना जाता है। बाप रे, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। जी, इससे रियल टाइम डेटा कैप्चर होता है और इनवॉइस मैचिंग में मदद मिलती है। और ITC का दावा करने के लिए भी ये जरूरी है कि आपका सप्लायर, मतलब जिससे आपने माल खरीदा है, उसने अपना रिटर्न सही से भरा हो और टैक्स जमा किया हो। अच्छा, यानी मेरी खरीद का क्रेडिट तभी मिलेगा जब मेरा बेचने वाला नियमों का पालन करे। हाँ, ये एक लिंक्ड सिस्टम है। इससे अनुपालन बेहतर होता है, लेकिन कई बार अगर सप्लायर की गलती हो तो खरीदार का ITC अटक जाता है। तो ये सब नियम कायदे हैं। अब बात करते हैं नतीजों की। क्या GST अपने वादे पूरे कर पाया? क्या फायदे हुए असल में? देखिए, फायदे तो निश्चित रूप से हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा तो वही है, कैस्केडिंग इफेक्ट का खत्म होना। टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, जिससे चीजों की लागत कम होनी चाहिए सिद्धांत रूप में। क्या वाकई हुई है? कई सेक्टर्स में हुई है, पर यह कहना मुश्किल है कि इसका पूरा फायदा कंज्यूमर तक पहुंचा है या नहीं। दूसरा बड़ा फायदा है एक साझा राष्ट्रीय बाजार। राज्यों के बीच चेक पोस्ट हटने से माल ढुलाई बहुत आसान और तेज हुई है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुई है। हाँ, ये तो सुना है कि ट्रकों का टर्न अराउंड टाइम काफी कम हो गया है। पारदर्शिता भी आई होगी। हाँ, पारदर्शिता बढ़ी है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक होता है। और निर्यातकों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट को 0 रेटेड माना जाता है। मतलब उन पर टैक्स नहीं लगता और उन्हें इनपुट पर दिए गए टैक्स का रिफंड मिल जाता है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। क्या चुनौतियां और आलोचनाएं हैं GST को लेकर? चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहली और बड़ी आलोचना है इसकी जटिलता, खासकर जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है। कौन सी चीज किस रेट में आएगी, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहा है और अभी भी है। हाँ, वो HSN कोड वगैरह को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था शुरू में। बिल्कुल। दूसरा, अनुपालन का बोझ। भले ही कहा गया कि अनुपालन सरल होगा, लेकिन खासकर छोटे और मझोले उद्यमों के लिए ये काफी मुश्किल रहा है। हर महीने रिटर्न भरना, ऑनलाइन पोर्टल को समझना। और पोर्टल की दिक्कतें, GSTN पोर्टल शुरू में काफी परेशान कर रहा था। जी हाँ, तकनीकी समस्याएं, पोर्टल का धीमा चलना, रिटर्न फाइलिंग में दिक्कतें, ये सब काफी आम था शुरुआती सालों में। अब स्थिति बेहतर है, पर पूरी तरह स्मूथ अभी भी नहीं कहा जा सकता। और ITC रिफंड में देरी की शिकायतें भी बहुत आती हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, खासकर निर्यातकों और उन बिजनेस के लिए जहां इनपुट पर टैक्स ज्यादा है और आउटपुट पर कम। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिफंड मिलने में देरी होने से उनकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, जिससे बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि कुछ जरूरी चीजों पर भी टैक्स रेट ज्यादा है, जिससे महंगाई बढ़ी है। और क्योंकि ये पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो जो लोग टेक्स सेवी नहीं है, उन्हें दिक्कत आती है। वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम बढ़ गया होगा। हाँ, ये भी एक पहलू है। लिटिगेशन यानी टैक्स संबंधी मुकदमेबाजी भी बढ़ी है, क्योंकि नियमों की व्याख्या को लेकर कई विवाद हैं। तो मतलब फायदे भी हैं और चुनौतियां भी काफी हैं। हाँ। अब अगर हम हाल के कुछ डेवलपमेंट्स देखें, तो क्या बड़े बदलाव या फैसले हुए हैं? जी, GST काउंसिल लगातार बैठकें करती है और बदलाव लाती रहती है। जैसे मैंने बताया, ई-इनवॉइसिंग की सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाँ। पुराने पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए समय समय पर एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाती है, जिनमें ब्याज या पेनल्टी माफ की जाती है। अच्छा। एक और अहम फैसला है GSTAT यानी GST अपेलेट ट्राइब्यूनल का गठन। अभी तक अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट के फैसले से सहमत नहीं होता था, तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता था। अब ये ट्राइब्यूनल बनने से विवादों का निपटारा जल्दी और विशेषज्ञ तरीके से हो पाएगा। इसकी राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी मिल गई है। ये तो अच्छी खबर है बिजनेस के लिए। हाँ, और रेट्स को लेकर भी युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन की बात चलती रहती है। कोशिश है कि स्लैब्स कम किए जाएं या आइटम्स को सही स्लैब में लाया जाए। 28% वाले स्लैब से कई आइटम्स हटाए भी गए हैं। मतलब सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, ये एक डायनामिक सिस्टम है। फीडबैक के आधार पर जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो GST निस्संदेह भारतीय टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक युगांतरकारी सुधार है। इसने बिखरे हुए कई टैक्सों को एक छतरी के नीचे लाया, एक राष्ट्रीय बाजार की नींव रखी। सही कहा। लेकिन इसका सफर आसान नहीं रहा है। मल्टीपल रेट्स, कंप्लायंस का बोझ, तकनीकी दिक्कतें, ITC रिफंड में देरी, ये सब वास्तविक चुनौतियां रही हैं और कुछ हद तक अभी भी हैं।
इसने निश्चित रूप से बिजनेस करने का तरीका बदल दिया है। बिल्कुल, ये एक सतत विकास की प्रक्रिया है। सरकार और जीएसटी काउंसिल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अनुपालन को और सरल बनाया जाए, बिजनेस की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर किया जाए। भविष्य में शायद फोकस और ज्यादा सरलीकरण, स्थिरता और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल पर रहेगा। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर भविष्य में जीएसटी की दरों को और सरल किया जाता है, मान लीजिए स्लैब्स कम कर दिए जाते हैं या रेट्स घटाए जाते हैं, तो इसका छोटे व्यवसायों के काम करने के तरीके पर और सरकार के ओवरऑल टैक्स कलेक्शन पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलिए, आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं का भी हमें सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अलविदा।